अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विदक्स में खुशामदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मिस्टर एंड मिसेज बीस्ट का 9th एपिसोड लेकर, और इसकी मुसन्निफा है मरियम फयाज। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता नींद को रोशनी में तब्दील हो रही थी। शहर अब भी नींद में डूबा हुआ था, मगर फिजा में एक मुकद्दस गूंज फैल चुकी थी। चारों जानिब फजर की अजान की आवाज़ गूंज रही थी, कभी करीब से कभी दूर से, जैसे रोशनी के साथ साथ ये आवाज़ भी आसमान से ज़मीन तक फैल रही हो। हवा में हल्की सी ठंडक थी, गलियां सुनसान थी, मगर खिड़कियों के पीछे चिराग टिमटिमाने लगे थे। कुछ घरों के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुले, कहीं वजू के लिए पानी बहने की आवाज़ आई, कहीं किसी ने नींद भरी आंखों से घड़ी की तरफ देखा और लिहाफ को मजीद अपने गिर्द लपेट लिया। मस्जिदों के मीनारों से आती हुई अजान की आवाज़ जैसे सोते हुए शहर को थपथपा रही थी। नींद और बेदारी के दरमियान झूलते वजूदों को जगा रही थी। उफ़क़ पर रोशनी की हल्की सी लकीरें नमूदार हो चुकी थी। परिंदे पर फड़फड़ाने लगे थे और रात का सन्नाटा सुबह की खामोशी में बदल रहा था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मरियम ने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, अगर मेरा दिल पत्थर हो चुका है तो इसे मोम कर दे, अगर ये पहले से ही टूट चुका है तो इसे जोड़ दे। या रब, मेरे दर्द को मेरी कमजोरी न बना बल्कि मेरी ताकत बना दे। अगर मेरी आजमाइश लिखी जा चुकी है तो मुझे सब्र की वो हद अता कर दे जहाँ शिकवा ना रहे, और अगर मेरा सुकून किसी के हाथ में है तो उसे मेरे हक में बेहतर कर दे। वो पलकें झपकने लगी, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और अगर मेरी किस्मत में यही अंधेरे लिखे हैं तो मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इनमें खुद को ना खो बैठूं। आमीन। उसने अपने आंसू से तर चेहरे पर हाथ फेरा और चाय नमाज उठाते खड़ी हो गई और इर्द गिर्द बारान की खुशबू को महसूस किया। आज 2 हफ्ते हो चुके थे कि मरियम को हर सुबह यूं एहसास होता था जैसे रात को कोई उसके बालों में देर तक उंगलियां चलाता रहा हो। अब तो उसे अपने वहम पर भी वहम होने लगा था। अगर वो बारान था तो वो मानता क्यों नहीं था, और अगर वहम था तो वहम क्यों नहीं लगता था। और वो खुशबू जो उसे महसूस होती थी, जो हमेशा बारान के पास से आती थी, क्या था वो सब। एक और रात सवालात के नजर हुए। वक्त की बेरहमी ऐसी है जैसे तपते सहरा में बिखरती रेत किसी के हाथ में नहीं ठहरती, किसी के इख्तियार में नहीं आती। ये इंसान को उम्मीदों के आसमान पर ले जाकर एकदम जमीन पर दे मारती है। ये धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है, रिश्तों के रंग मध्यम कर देता है, मोहब्बतों को मान कर देता है और यादों को जख्मों में बदल देता है। सब कुछ फना हो जाता है, मगर वक्त अपनी रफ्तार से कभी नहीं रुकता। सब कुछ बोसीदा कर देता है, मगर खुद को कभी पुराना नहीं होता। ये जीता है मगर हर चीज़ को मारकर। कुछ दिन बाद फार्म हाउस की खुली फिजा में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लॉन में सब्ज घास सूरज की रोशनी में चमक रही थी और दरख्तों पर बैठे परिंदे मध्यम चहचहा रहे थे। आसमान पर बादलों की हल्की ओट थी, जैसे वो सूरज की तेज रोशनी को नरम करने की कोशिश कर रहे हों। फार्म हाउस का माहौल पुरसकून था, मगर अंदर एक तूफान उठने वाला था। कमरे के अंदर मध्यम सी रोशनी थी। खिड़कियां पर भूरे रंग के पर्दे आधे खुले हुए थे, जिनमें से नर्म धूप अंदर आ रही थी। हवा की हल्की ससराहट पर्दों को जंबिश दे रही थी, जैसे कोई खामोशी से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। दानिन बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में किसी गहरी सोच की परछाइयां लरस रही थी। वो बेख्याली में अपनी उंगलियां आपस में उलझा रही थी, जैसे कोई बेआवाज कशमकश उसके अंदर चल रही हो। तभी दरवाजा हल्का सा खुला और हातिम अंदर दाखिल हुआ। हातिम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हम वापस कब जाएंगे? दानी ने आहिस्ता से पूछा, जैसे इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीद छुपी हो। हातिम ने सांस भरी और नरमी से जवाब दिया, बस 1-2 दिन में। दानी ने खामोशी से सर झुका लिया, जैसे वो मजीद कोई बहस न करना चाहती हो। हातिम ने उसकी खामोशी नोट की। वो उसके करीब आया और बेड के किनारे बैठते हुए पूछा, क्या बात है? दानी ने सर उठाया। आंखों में हल्की सी उदासी थी। ज़ैनब शायद मुझसे नाराज हो गई है। हातिम ने आबरू उठाए। क्यों? मेरा फोन नहीं उठा रही। मैंने उसकी मामा को भी फ़ोन किया, उनका नंबर भी बंद जा रहा है। फिर मैंने एक क्लास फेलो से पूछा तो पता चला कि वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही। पता नहीं क्या हुआ है उसे। हातिम ने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब हम वापस जाएंगे तो तुम खुद जाकर उससे मिल लेना। दानी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे उसका दिल कुछ हल्का सा हल्का हो गया हो। चलो तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हातिम ने ये कहकर अपनी घड़ी, वॉलेट और मोबाइल जेब से निकाले और साइड टेबल पर रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दानी ने सर अस्वात में हिलाया, मगर उसके दिमाग में अब भी ज़ैनब के
मुतालिक सवालात गर्दिश कर रहे थे। पता नहीं उस दिन तो वो खुद कलामी में गुम थी कि अचानक हातिम के मोबाइल पर घंटी बजी। दानिन ने चौंक कर मोबाइल की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर पड़ डाली, मगर वहाँ खामोशी थी। फोन बजकर बंद हो गया, मगर कुछ लम्हों बाद दोबारा बजने लगा। दानिन ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर डॉक्टर उमेरा का नाम जगमगा रहा था। उसके माथे पर बल पड़े। कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाया। हातिम, कैसे हो? क्या बना डोनर का? देखो, मेरे जानने वाले का दोस्त है, इंशाल्लाह वो ट्रांसप्लांट के लिए मान जाएगा। मुझे जल्दी बता देना कि मजीद डिटेल्स फाइनल कर सकें। दानिन के हाथ लरजने लगे। ट्रांसप्लांट? हातिम का? ये सब क्या है? डॉक्टर उमेरा? मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब सुनने से पहले ही दानिन ने फोन बंद कर दिया। उसकी आंखों के आगे चक्कर से आने लगे। हातिम के सर में दर्द, नाक से खून बहना, हर वक्त थका थका रहना, और अब ये ट्रांसप्लांट की बात। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। कुछ ही लम्हों बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और हातिम बाहर निकला। उसकी सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी जो अभी भी हल्की सी गीली थी। बाल नीम गीले थे, कुछ लटें माथे पर बिखरी हुई थी। हाथ में टॉवल था और चेहरे पर नरमी सी थी, जैसे नहाने के बाद ताजगी महसूस कर रहा हो। मगर जैसे ही उसकी नजरें दानिन पर पड़ी, वह ठिठक गया। दानिन के चेहरे पर आंसू के निशान थे, आंखें सुर्ख हो चुकी थी। हाथ में उसका मोबाइल था और चेहरा सपाट मगर दुख से भरा हुआ था। हातिम की छठी हिस्स ने फौरन खतरा महसूस किया। वो तेजी से आगे बढ़ा और उलझन भरे अंदाज में पूछा, क्या हुआ दानिन? मगर जवाब देने के बजाय दानिन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। हातिम की आंखें हैरत से फैल गई। दानिन? वो साकित रह गया। दानिन ने गुस्से और तकलीफ से उसका गिरेबान पकड़ लिया और झिझोड़ते हुए चीखी, क्या छुपा रहे हैं? बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ है आपको? ये डॉक्टर उमेरा किसके ट्रांसप्लांट की बात कर रही थी? बोलो हातिम, बोलो। हातिम ने उसके हाथ झटक दिया, मगर उसकी आंखों में देखकर गहरी सांस ली। फिर आहिस्ता मगर ठहरे हुए लहजे में बोला, जानना चाहती हो ना? तो सुनो, मुझे ब्लड कैंसर है। सुना तुमने? ब्लड कैंसर है मुझे दानिन। सुन लिया? मिल गया सुकून। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। दानिन के दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में जहरीला चाकू घोंप दिया हो। आंखें फैली, चेहरा जर्द पड़ा, सांसें बेतरतीब हो गई। हातिम ने अपने आंसू रगड़े और गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि दानिन वहीं खड़ी रह गई, सिसकती, निढाल और बेयकीन। कारावा मेंशन की फिजा आज एक अजीब सी बेचैनी में घिरी हुई थी। हवा मामूल से ज्यादा तेज थी, जो गलियों के सुनसान कोनों में सरगोशियां करती महसूस हो रही थी। आसमान पर बादल नहीं थे, मगर सूरज की रोशनी में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वो जमीन को झुलसाने पर तुला हुआ। दरख्तों की शाखें बेतरतीब हिल रही थी और खुश्क पत्तों का एक झरमट गली के मोड़ पर एक लम्हे के लिए ठहरता, फिर किसी अनदेखे हाथ से जंबिश से बिखर जाता। मकानात की पुरानी खिड़कियां हल्की हल्की चरचरा रही थी, जैसे कोई उन्हें आहिस्ता आहिस्ता धकेल रहा हो। किसी को ठीक से मालूम नहीं था कि ये बेचैनी कहाँ से आ रही थी, हवा की सरसराहट से, जमीन की हिद्दत से, या शायद करावे की माजी की किसी भूली बिसी सरगोशी से जो आज फिर जाग उठी थी। लॉन्च में गहरी खामोशी थी। दादाजी जियान के साथ वहाँ गुफ्तगू थे, जबकि मोहम्मद काराबे और कुदरत काराबे उनको सुनने में मसरूफ थे। ख्वातीन किचन में खड़ी नाश्ता का इंतजाम कर देख रही थी। मुराद के कमरे में तैयार हो रहा था, जबकि महापारा उसकी मदद कर रही थी। बारान भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब उसके मोबाइल पर रिंग हुई। मोबाइल सामने किया, मधुमक्खी नाम जगमगा रहा था। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने फोन रिसीव करके कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम मधुमक्खी, इतनी सुबह खैरियत? बारान बोला। वालेकुम अस्सलाम, जी हाँ जी खैरियत है। मैंने ये पूछना था कि तुम घर पर ही हो ना? मैं बस पहुँचने वाली हूँ, मरियम जवाब देते हुए बोली। हाँ, अभी घर पर ही हूँ, तुम आ जाओ, बारान बोला, और फिर कुछ वक्फे के बाद फिर बोला, सब ठीक है ना? वो फिर बोला, हाँ हाँ सब ठीक है, एक प्रोजेक्ट के हवाले से बात करनी है। मरियम ने नरमी से गोया हुई तो बारान ने सर हंस में हिला दिया। चलो, फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। और अगर मैं न आई तो? मरियम मुस्कुराते हुए बोली। तो जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं इंतजार करूंगा, बारान भी मुस्कुराते हुए बोला। तो मरियम की मुस्कुराहट की जगह अब हैरत ने ले ली। फोन बंद हो चुका था और वो कुछ ही देर में काराबे मेंशन के सामने खड़ी थी। बॉस में गाड़ी खड़ी करते वो अंदर दाखिल हुई। लॉन्च में पहुंचते ही उसने सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी शेरनी? दादाजी ने खुश इखलाकी से सवाल किया। मैं ठीक हूँ दादाजी, मरियम ने नरमी से उन्हें जवाब दिया। उसकी नजरें जियान पर गई जो उसे ही देखने में मसरूफ था। इतने में रुबाब बेगम वहाँ आई और मरियम को देखते ही खुशी से उसे गले लगा लिया। कैसी है मेरी प्यारी बेटी?
उन्होंने मोहब्बत से कहा तो मरियम ने मुस्कुराते हुए सर असबात में हिलाया। आओ बैठो ना। उन्होंने उसे सोफे की जानिब इशारा किया। नहीं, मैं दरअसल बारान से मिलने आई थी, एक प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ डिस्कस करना था। मरियम नफी में सर हिलाते हुए बोली। अच्छा अच्छा, कहाँ है वो? मरियम ने सवाल किया। बेटा ऊपर अपने कमरे में होगा। उन्होंने ऊपर की जानिब इशारा किया तो मरियम उनसे माजरत करते हुए ऊपर की जानिब बढ़ गई। बारान ने टाई उठाई तो कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। आ जाओ मधुमक्खी, बारान ने मुस्कुराते हुए कहा तो मरियम भी मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है तुम्हारी, कैसे पता चल जाता है तुम्हें मेरी मौजूदगी का? मरियम हैरत से बोली। जैसे तुम्हें पता चल जाता है, बारान ने ये बोलते हुए उसे बहुत कुछ बावर करवाया था। मरियम कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती रही, फिर बारान ने उसकी आंखों के सामने टाई लहराई। चलो अब एक अच्छी बीवी के काम सर अंजाम दो, ये लो टाई बांधो। बारान उसे टाई पकड़ाते हुए बोला तो मरियम ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुझे टाई बांधनी नहीं आती। मरियम होंठ मरोड़ते हुए बोली कि बारान को हैरत का झटका लगा। वेरी बैड मधुमक्खी, एक टाई बांधनी नहीं आती, क्या होगा मेरी शादी के बाद? बारान आह भरते हुए बोला। खुद बांध लो ना, हाथ टूटे हैं या क्या? मरियम अपनी खालिस टोन में बोली कि बारान हंस दिया। मुझे एक प्रोजेक्ट की ऑफर हुई है, पार्टनरशिप करोगे मेरे साथ? मरियम ने हाथ आगे करते पूछा तो बारान ने उसका हाथ थामते जवाब दिया। डन हो गया। तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। चलो फिर मैं चलती हूँ, दोपहर को ऑफिस आ जाना, मिलकर डिस्कस कर लेंगे। मरियम अपने कदम मोड़ते हुए बोली। ठीक है मैं आ जाऊंगा, बारान टाई बांधते हुए बोला। मैं इंतजार करूंगी, वो कहते कमरे से बाहर निकल गई, जबकि बारान पीछे मुस्कुरा कर रह गया। मरियम कमरे से बाहर निकली तो सामने ही मापारा खड़ी मुलाजिमा को कोई काम कह रही थी। मरियम मुस्कुराते हुए उसके पास गई और उसके गले से लग गई। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ मरियम, तुम कैसी हो? मापारा खुश इखलाकी से बोली। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मरियम ने जवाब दिया। अभी वो कुछ कहती कि मरियम का फोन रिंग हुआ। उसने मोबाइल सामने किया तो स्क्रीन पर नाम देखते ही माजरत करते साइड पर हो गई और फोन कान से लगाया। मापारा ने पहले नीचे नाश्ते के लिए जाने लगी थी, मगर फिर ये सोच कर रुक गई कि मरियम को भी साथ नाश्ते के लिए ले जाए। वो मरियम की जानिब बढ़ी जो फोन पर बात करने में मसरूफ थी। नहीं, तुम उस गाड़ी का पीछा करना है, जब मैं कहूंगी तब एक्शन में आना। महापारा उसकी बात सुनते उधर आ चुकी थी। मरियम ने किसी की मौजूदगी महसूस की तो थोड़ा सा पीछे देखा, फिर महापारा को मुस्कुरा कर देखा जो उसके इंतजार में खड़ी थी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मरियम फोन रखते महापारा की तरफ मुड़ी। चलो नाश्ता करते हैं, महापारा बोली। नहीं नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, फिर कभी सही, मरियम मुस्कुराते हुए बोली और उससे मिलते मेंशन से बाहर निकल गई। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, शायद मुराद की परफ्यूम की या शायद महापारा की मौजूदगी की। मुराद आईने के सामने खड़ा अपनी टाई दुरुस्त कर रहा था, मगर उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। वक्त कम था और काम ज्यादा। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और फिर महापारा अंदर दाखिल हुई। वह नीले रंग के सूट में थी, दुपट्टे को हल्के से संभालती। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी थी, मगर आंखों में वही खुशी जो मुराद को अक्सर बेचैन कर देती थी। सब नीचे नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, महापारा ने बाजू बांध कर मसनूई गुस्से से कहा। मुराद ने आईने में ही उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। देख रहा हूँ कि सुबह सुबह कौन मुझे याद कर रहा है, महापारा ने आंखें घुमाकर कहा। नाश्ता करने आ रहे हो या नहीं? मुराद ने टाई का आखिरी सिरा खींचकर सीधा किया और संजीदगी से कहा। महापारा मुझे देर हो रही है, वहीं जाकर कर लूंगा नाश्ता। महापारा के चेहरे पर खफगी की लहर दौड़ गई। ये रोज का बहाना है, अब नहीं चलेगा, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुराद ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसकी थोड़ी को आहिस्ता से ऊपर किया। सब इंतजार कर रहे हैं या तुम? महापारा का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसने जल्दी से रुख मोड़ लिया। मुझे क्या जरूरत है इंतजार करने की, मामा ने भेजा था बुलाने। अच्छा, रात को तो कोई कह रहा था कि मेरे बगैर तुमसे खाना नहीं खाया जाता। मुराद ने खुद से बात करी। महापारा ने हैरत से उसे देखा। मैंने कब कहा? मुराद ने हंसते हुए कहा। जब तुम नींद में बातें कर रही थी मैंने सुना था। महापारा ने शर्म से दुपट्टे का कोना मरोड़ते हुए कहा। तुम्हारी आदतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही है मुराद। मुराद ने एकदम संजीदा होकर उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर धीमे लहजे में कहा। और तुम्हारी मासूमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है महापारा। महापारा ने झेप कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर मुराद ने नरमी से उसकी कलाई पकड़ ली। रात की कुछ बातें अभी बाकी हैं, लेकिन अब वो शाम को होगी। महापारा का दिल जोर से धड़का। मुराद का ये अंदाज, उसकी ये बातें, सब कुछ दिल में हलचल मचा रहे थे। अब जाऊं? मुराद ने शरारत से पूछा। महापारा ने बमुश्किल सर हिलाया, मगर दिल नहीं चाह रहा था कि वो जाए। मुराद दरवाजे तक गया, फिर पलटकर एक नजर उस पर डाली। जल्दी आ जाऊंगा शाम को, फिक्र ना करना। महापारा वहीं खड़ी रह गई। कमरे खामोश था, मगर मुराद की बातें उसके दिल में गूंज रही थी। वाकई वो जल्दी आ जाएगा।
उसने खुद से सवाल किया, मगर दिल किसी अनजाने इंतजार में उलझ गया था। मरियम ने गाड़ी स्टार्ट की और करावे मेंशन से बाहर निकल गई। उसका फोन रिंग हुआ। हेलो। मुझे उसी पर शक है, वही हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। मैंने बोला है अपने असिस्टेंट का उसका पीछा करने को। हाँ, खुदा हाफिज। उसने फोन रखा और सामने देखने लगी। रास्ता निस्बतन सुनसान था। हल्की हवाएं चल रही थी और आसमान पर बादल गहरे होते जा रहे थे। वो ऑफिस जाने के मुतालिक ही सोच रही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए कॉल रिसीव की। हेलो। उसकी आवाज मामूल के मुताबिक थी, मगर जवाब में जो कुछ सुना उसने उसका रंग उड़ा दिया। कौन हो तुम और ये सब क्या कह रहे हो? वो बेचैनी से बोली, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ एक तल्ख खांसी सुनाई दी, जैसे कोई उसके रद्द अमल से महसूस हो रहा हो। मरियम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजबूत हो गई, मगर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ से लाइन कट चुकी थी। हेलो हेलो, वो बार बार बोली, मगर लाइन मुनक़ता हो चुकी थी। उसने फोन को कुछ लम्हे तक घूरा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर उभरा। कुछ ऐसा था जो वो समझने से कासिर थी, मगर अंदर कहीं कोई चीज चीख चीख कर उसे खबरदार कर रही थी कि ये महज एक आम फोन कॉल नहीं थी। अगले ही लम्हे उसने एक झटके से स्टीयरिंग घुमाया, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और दाएं जाने मोड़ दी। या अल्लाह, कुछ बुरा ना हो बस। उसके दिल से दुआ निकली थी। सूरज की रोशनी सड़क के किनारे लगे दरख्तों पर छन छन कर पड़ रही थी। मुराद खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके जहन में केस की तफसीलात घूम रही थी। गाड़ी में धीमे सुरों में बजता म्यूजिक माहौल को मजीद पुरसकून बना रहा था। वो मजे से धुन दोहराते गाड़ी चला रहा था जब अचानक रेयर व्यू मिरर पर उसकी नजर पड़ी। दो गाड़ियां वो मुसलसल उसके पीछे आ रही थी, जैसे ताकुब कर रही हों। मुराद के माथे पर हल्के से बल पड़े। उससे पहले कि वो कोई अंदाजा लगा पाता, एक गाड़ी के शीशे से किसी ने पिस्तौल बाहर निकाली और सीधा उसकी तरफ फायर कर दिया। लानत हो, मुराद ने गुस्से में कहा और झटके से गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर सरकारी गाड़ी होने की वजह से वो ज्यादा तेज नहीं जा सकता था। स्पीड हद से तजाविज करती तो इंजन फ्रीज हो जाता। एक जोरदार धक्का पीछे से आने वाली एक गाड़ी ने उसकी कार को ठोकर मारी। मुराद का सर डैशबोर्ड से टकराया। वो अभी खुद को संभाल ही रहा था कि दूसरी गाड़ी ने भी जोरदार टक्कर मारी। अगले लम्हे एक गोली चली गई जो गाड़ी के शीशे में सुराख कर गई। मुराद ने दांत पीसे वो गाड़ी रिवर्स करते हुए मुखातिब सिमत में बढ़ा, मगर हमलावर की गाड़ियां उसके पीछे छोड़ने के लिए तैयार न थी। एक और गोली चलाई गई, मगर एन उसी लम्हे एक और गाड़ी बिजली की सी तेजी से वहां आकर रुकी। उसका दरवाजा खुला और बाहर निकलते ही किसी ने महारत से फायर किया। ब्लास्ट। एक गाड़ी के टायर फट चुके थे। वो बेकाबू होकर दाएं जानिब उलट गई। मुराद ने हैरत से सामने देखा। वो कोई और नहीं बल्कि मरियम थी। मुराद ने एहतरामन उसे सैल्यूट किया, जिसके जवाब में मरियम ने मुस्कुराते हुए गाड़ी को झटके से घुमाया और दूसरी गाड़ी पर फायर किया जहां 4 आदमी मौजूद थे। कुछ देर तक दोनों अतराफ से फायरिंग होती रही। मुराद और मरियम मिलकर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, मगर एक गोली मरियम की गाड़ी के टायर पर लगी और गाड़ी बेकाबू हो गई। टायर फटकर अलग जा गिरा और गाड़ी खाई की तरफ लड़कने लगी। मरियम, मुराद जोर से चीखा, मगर किस्मत ने अभी साथ दिया था। गाड़ी खाई में गिरने से पहले ही मरियम दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा चुकी थी, मगर वो खुद को बचाने के लिए महज एक लकड़ी से लटकने पर मजबूर थी। मुराद! नीचे लटकी मरियम ने लरसती हुई आवाज सुनकर मुराद घबराकर उसकी तरफ भागा। वो जल्दी से झुककर नीचे देखने लगा, जहाँ मरियम का चेहरा खौफजदा मगर मजबूत था। घबराओ मत, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, मुराद ने यकीन दिलाते हुए हाथ बढ़ाया। मरियम ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ फिसल गया। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, मुराद ने पूरी कुवत लगाकर उसका हाथ थामा और खींचने की कोशिश की। चंद लम्हों की जद्दोजहद के बाद बिलाखिर वो मरियम को ऊपर खींचने में कामयाब हो गया। मरियम बेहवासी से जमीन पर गिरी, सांसें बेतरतीब थी। तुम ठीक हो? मुराद ने तेजी से उसका चेहरा देखा, मगर इससे पहले कि मरियम कुछ कहती, गोली की आवाज मुराद का जिस्म झटके से पीछे हुआ। एक गोली सीने में। मरियम की आंखें खौफ से फैल गई। मुराद! वो चीखी, मगर एक और गोली चलाई गई और इस बार मुराद के कंधे को चीरती गुजर गई। मुराद लड़खड़ाया और जमीन पर गिरने ही वाला था कि मरियम ने उसे सहारा दिया। पीछे हटो मरियम, मुराद ने बमुश्किल कहा, मगर उसके अल्फाज पूरे होने से पहले ही एक और गोली लगी। इस बार मरियम के बाजू में लगी थी। वो दर्द से कराहते हुए पीछे हटी और एक पत्थर के पीछे पनाह ली। मुराद जख्मों की शिद्दत से नीम बेहोश हो रहा था। एक सियाली लिबास में मलबूस आदमी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ उनके करीब आ रहा था। उसने चेहरे पर काला मास्क पहन रखा था, मगर आंखों में ऐसी सफाकी थी कि मरियम का खून
मुंजमद होने लगा। मरियम ने जैसे ही उस आदमी के सर्द और बेरहम आंखों में झांका, उसके जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। आखिरकार पकड़ में आ ही गई, मुस्तफा से बोला, जैसे वो उसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। मरियम ने मज़ाहिमत करने के लिए एक कदम पीछे हटाया, मगर अगले ही लम्हे उसने झपट कर मरियम के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और झटके से उसे अपने करीब कर लिया। छोड़ो मुझे। मरियम ने हाथ झटकने की कोशिश की, मगर वो आदमी मजबूत था। उस दिन तो तू बच गई थी, अब कैसे बचेगी? वो बनावटी लहजे से बोला, जैसे उसके अल्फाज में जहर घुला हो। मुराद ने नीम बेहोशी के आलम में ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, मगर वो मरियम को बेबस देखकर अपनी तकलीफ भूल चुका था। वो आदमी हंसा, एक यकबस्तत हंसी जो मरियम की रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। एक एक करके तुम सब मरोगे। मुराद आज मरेगा और उसका इल्जाम तुम्हारे सर आएगा। फिर कराबे मेंशन वाले तुम्हें मारने आएंगे। फिर जंग छिड़ेगी सुल्तानों और कराबे में, और तुम सब आपस में लड़ झगड़ कर खुद खत्म हो जाओगे। जो बचा उसे मैं खत्म कर दूंगा। और फिर वो रुक कर झुका और मरियम के कान के करीब सरगोशी की। फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी। मरियम ने गुस्से और नफरत से चेहरा मोड़ लिया। तुम्हारी ये लालच और हसद ही तुम्हें मारेगा, याद रखना। वो बेखौफ लहजे में बोली। आदमी का चेहरा लम्हे भर को गुस्से से सुर्ख हुआ। फिर उसने अचानक मरियम का दुपट्टा खींचकर उसको पीछे धक्का दिया। उफ! मरियम का सर टूटे हुए शीशे से जा टकराया। अभी वो अपनी तकलीफ को संभाल ही रही थी कि वो आदमी आगे बढ़ा, अपना बूट उसके हथेली पर रखकर दबाने लगा। आह! मरियम की चीख निकली, मगर वो आदमी मुस्कुराते हुए और जोर देने लगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी बहन को मारा था। ये सुनते ही मरियम की आंखों में खून उतर आया। वो तकलीफ के बावजूद चीखी, हरामजादे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मगर उस आदमी ने एक जोरदार लात उसके पेट पर मारी थी, जिससे मरियम का जिस्म झटके से पीछे जा गिरा। मुराद ने बमुश्किल हाथ बढ़ाया, मगर उसकी ताकत खत्म हो रही थी। मरियम भाग जाओ, मुराद ने आखिरी हिम्मत जमा करके कहा। उस आदमी ने मरियम का दुपट्टा नीचे फेंका और उसे अपने पैर से मसल डाला। मुराद ने जब से आंखें मीची। वो आदमी वहां से जा चुका था और उसके साथी भी। मरियम जमीन पर पड़ी थी, सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसे फिर अटैक हुआ था, सांस उखड़ने लग गई थी। मुराद को बचाने का वक्त बहुत कम था। मरियम ने जल्दी से अपनी हालत को नजरअंदाज करते हुए मुराद को सहारा दिया। बमुश्किल उसे उठाया और जख्मी हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोला। मुराद, हिम्मत रखो, हम अभी हॉस्पिटल पहुंचेंगे, बस थोड़ा और, मरियम ने कांपती आवाज में कहा। मुराद नीम होश में था, मगर उसकी नजरें अभी भी मरियम के चेहरे पर थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा मुराद, गाड़ी के टायर चीखे और वो तेजी से हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। मुराद के जाने के बाद महापारा काफी देर तक उलझन में रही थी, मगर फिर खुद को मसरूफ रखने के लिए वह किताब खोलकर बैठ गई। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। एक अनजाना नंबर था। उसने थोड़ा सा उलझकर फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से चंद लम्हे की खामोश रही, फिर एक भारी अजनबी आवाज गूंजी। अफसोस, तुम अपने शोहर को खो चुकी हो। महापारा का दिल जोर से धड़का, हाथ एकदम ठंडे पड़ गए। कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? आवाज में एक सफाकी थी। बकवास नहीं, मुस्तकबिल बता रहा हूँ, और तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी कजन मरियम सुल्तान है। महापारा का दिमाग सुन्न हो गया। नाम क्यों लिया तुमने? मरियम को उससे क्या लेना देना? फोन करने वाले ने तंजिया हंसी हंसी। तो तुम्हें अब तक नहीं पता चला? हैरत है। बस इतना बता दूं, अगर तुमने जल्दी न की तो बहुत देर हो जाएगी। बचा लो अपने शोहर को, अगर कर सकती हो तो। फोन कट हो चुका था, मगर महापारा के दिमाग में तूफान मच चुका था। मरियम, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक सुबह का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। मरियम ने अपने फोन पर किसी से सरगोशियों में बात कर रही थी। महापारा ने बस सरसरी से सुना था, लेकिन अब वो अल्फाज साफ सुनाई दे रहे थे। नहीं, तुमने उस गाड़ी का पीछा करना है। जब मैं कहूंगी तब एक्शन में आना। महापारा का सांस रुकने लगा। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? उसने एक लम्हा भी जाया न किया और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी खतरे की आहट पहले ही महसूस कर चुका हो। कयामत का सूर फूका जा चुका था और तबाही मुंतजिर थी। मरियम ने गाड़ी की ब्रेक पूरी ताकत से दबाई। हॉस्पिटल की इमरजेंसी के सामने गाड़ी रोकी। टायरों की तेज चीख गूंजी। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली और तेजी से दूसरे की तरफ दरवाजा खोला। मुराद ने खून से भीगे वजूद को बमुश्किल सहारा दिया। कोई है? मदद करो, डॉक्टर्स को बुलाओ, मरियम ने पूरी कुवत से चीख कर कहा। हॉस्पिटल के अमला और कुछ मरीजों के तीमारदार मरियम की आवाज पर चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। डॉक्टर्स और नर्सेस फौरन स्ट्रेचर्स लेकर दौड़ी। उन्होंने मुराद को स्ट्रेचर पर लिटाया।
बचाओ इसे प्लीज, मुराद को कुछ नहीं होना चाहिए। मरियम घबराहट में बोल रही थी। उसके अपने हाथ खून से सने हुए थे। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप परेशान न हो, एक नर्स ने तसल्ली दी और मुराद को तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया गया। मरियम उनके पीछे चंद कदम बढ़ी मगर दरवाजा बंद कर दिया गया। वो बेयकीनी से दरवाजे को घूरती रही। फिर जैसे उसके वजूद की सारी ताकत खत्म हो गई, वो बेंच पर धप से बैठ गई। वो बुरी तरह कांप रही थी, सांस बेतरतीब हो रहा था। पूरा जिस्म जख्मों और खून से लथपथ था, मगर उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, मुराद को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद एक नर्स उसके पास आई। मैम, आपको भी बहुत चोटें लगी हैं, आपके बाजू से मुसलसल खून बह रहा है, बराह करम हमारे साथ आए, आपको फौरी तबी इमदाद की जरूरत है, नर्स ने नरमी से कहा। मरियम ने बेतासुर चेहरे के साथ नफी में सर हिलाया। मैम, अगर आपने इलाज न करवाया तो जख्मों में इन्फेक्शन हो जाएगा, नर्स ने तशवीश जाहिर की। मुझे परवाह नहीं, मुराद को बचा लो बस, मरियम ने सपाट आवाज में कहा, मगर उसकी आंखों में बेबसी और बेतहाशा दर्द था और सांस बार बार उखड़ रही थी। नर्स ने कई बार मिन्नत समाजत की, मगर मरियम ने अपनी जगह से नहीं ली थी। वो हर बार बस यही कहती, मुराद को कुछ नहीं होना चाहिए। नर्स ने एक लम्हे के लिए उसे बगौर देखा, फिर नरमी से बोली, मैम, आप किसी को फोन करना चाहेंगी? मरियम की खाली आंखों में एक लम्हे की रोशनी सी आई थी। उसने कांपते हाथों से नर्स की तरफ देखा और बमुश्किल बोली, मुझे फोन दो। नर्स ने फौरन उसे फोन ला कर दिया। मरियम के हाथ लरस रहे थे, खून आलूद उंगलियां बमुश्किल नंबर डायल कर पा रही थी। आखिरकार उसने बारान का नंबर डायल किया और फोन कान से लगाया। रिंग जा रही थी। हेलो, दूसरी तरफ से बारान की आवाज उभरी। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके लब कांपने लगे। ब, ब, बरान, उसकी हिचकी बंद गई। बरान के चेहरे पर फौरन संजीदगी छाई। वो एक लम्हे उस आवाज को पहचान चुका था। मरियम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और ये किस नंबर से फोन कर रही हो? उसने फौरन सवाल किया। मरियम ने बमुश्किल आंसू पर काबू पाया, मगर आवाज मुसलसल लरज रही थी। प्लीज हॉस्पिटल आ जाओ, मुराद की हालत ठीक नहीं है, प्लीज। ये सुनते ही बरान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। सांस रुकने लगा, दिमाग साए साए करने लगा। मैं आ रहा हूँ। वो एक लम्हे भी जाया किए बगैर फोन बंद करता उठा, जल्दी से अपनी चाबी उठाई और ऑफिस से बाहर निकला। गाड़ी के दरवाजे को झटके से खोला, गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगा दी। उधर मरियम वहीं बैठी, हाथ में फोन, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, लब कपा रहे थे, मगर उसकी दुआ सिर्फ एक थी, मुराद को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी अपनी बाजू से काफी खून बह चुका था, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसके दिमाग की दुनिया सिर्फ एक ही शख्स के गिर्द घूम रही थी। महापारा के कदम तेजी से जीने उतर रहे थे, सांस फूली हुई थी, दिल जैसे पसलियों से बाहर आ जाने को बेताब था। दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, मुराद खतरे में है। जैसे ही वो लॉन्च में पहुंची, दरवाजे की तरफ भागने ही वाली थी कि अचानक रूपा बेगम ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, कहाँ भाग रही हो? सब खैर तो है? रूपा बेगम ने परेशानी से पूछा। महापारा का चेहरा खौफ और घबराहट से सफेद पड़ चुका था, अल्फाज लबों पर आकर उलझ रहे थे। आंटी, वो मुराद की जान खतरे में है, मुझे जाना है, मुझे मुराद को बचाना है। रूपा बेगम का दिल धक से रह गया। वो घबरा कर महापारा के कंधे थाम कर बोली, क्या कह रही हो बेटा? किसने कहा है तुमसे? महापारा की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला और जियान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही थी। चची, जियान की आवाज कांप रही थी। मुराद पर जानलेवा हमला हुआ है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। महापारा की आंखें एकदम फैल गई, जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो सरगोशी के से अंदाज में बोली, जैसे खुद को तसल्ली दे रही हो कि ये सब झूठ है, एक ख्वाब है, एक वहम है। मगर जियान का चेहरा हकीकत की गवाही दे रहा था। महापारा का दिमाग झुंझला उठा, जिस्म कांपने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुराद, ये आखिरी अल्फाज था जो उसके लबों से निकला, और अगले ही लम्हे उसकी आंखों के आगे सब धुंधला गया। वो झटके से जमीन पर गिरी, बेहोश हो चुकी थी। रबाब बेगम ने घबराकर उसे संभालने की कोशिश की। जियान ने फौरन आगे बढ़कर पानी का गिलास उठाया, मगर महापारा बिल्कुल साकित थी, जैसे उसका दिल भी मुराद की खबर के साथ रुक गया हो। बारान तेजी से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम खुद ब खुद ऑपरेशन थिएटर के बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे, जहां मरियम बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरा जख्मों से भरा हुआ था, लिबास खून आलूद और बिखरे बाल उसकी हालत की गवाही दे रहे थे। बारान की नजरें जैसे ही उस पर पड़ी, वो एक लम्हे के लिए साकित रह गया। उसकी मरियम इस हाल में? मरियम, वो बेइख्तियार ही सरगोशी में बोला, मगर मरियम ने उसे देख लिया। वो झटके से खड़ी हुई।
मगर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, कमजोरी ने उसके वजूद को जकड़ लिया। दुनिया घूमने लगी, उसकी नजरें धुंधलाने लगी और फिर वो बेजान होते हुए फर्श की तरफ झूल गई। मरियम! बारान ने बिजली किसी तेजी से दिखाई और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कोई नर्स, डॉक्टर, कोई है? वो ऊंची आवाज में चिल्लाया। नर्स से भागती हुई आई। उन्होंने जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाया और मरियम को लेकर इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़े। बारान एक पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। मरियम की हालत का सोचकर उसके दिल की धड़कन जैसे बेतरतीब हो गई थी। फिर वो एक गहरा सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक हॉस्पिटल के दरवाजे से जिहान, बालाज और अहमद अंदर दाखिल हुए। बारान, क्या हुआ? मुराद कैसा है? अहमद ने बेचैनी से पूछा। बारान ने थकी हुई सांस ली। अभी कुछ मालूम नहीं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसकी हालत नाजुक है। या अल्लाह, मुराद? अहमद ने बेयकीनी से कहा। बालाज ने फौरन सवाल किया, मुराद को हॉस्पिटल कौन लेकर आया? बारान ने मरियम के इलाज के लिए जाती नर्सों की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मरियम लाई है उसे। बालाज और जिहान ने हैरत से एक दूसरे को देखा। क्या? मरियम? हाँ, वो खुद भी शदीद जख्मी है, बारान ने बताया। ये सुनते ही बालाज का दिल किसी अनजाने खौफ से भर गया। मरियम कहाँ है? इमरजेंसी रूम में। बालाज ने कुछ सुने बगैर ही तेजी से उस तरफ दौड़ लगा दी थी। जिहान भी उसके पीछे लपका था। मरियम इमरजेंसी बेड पर नींद बेहोशी की हालत में थी। उसका चेहरा जर्द था, बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथों पर खून के धब्बे जमे हुए थे। बालाज की आंखें अपनी बहन को इस हालत में देखकर भर आई थी। मरियम? वो बेइख्तियार ही बोला था। मरियम ने धीरे से आंखें खोली और मध्यम आवाज में कहा, भाई, मुराद को बचा ले। बालाज ने उसका हाथ थामा। तुम ठीक हो जाओ प्लीज, मुराद भी ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। जिहान ने उसके कंधों पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मरियम, तुम्हारी हिम्मत की कसम, मुराद को कुछ नहीं होगा। उसी लम्हे एक नर्स बाहर आई और बालाज के पास आकर बोली, मैम का काफी ब्लड लॉस हो चुका है, उन्हें पैनिक अटैक हुआ है और उनके जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशानात हैं। आपको चाहिए कि इनके कपड़े मंगवा लें ताकि उन्हें आरामदेह लिबास दिया जा सके। बालाज ने फौरन जिहान की तरफ देखा। तुम सुल्तान हवेली जाओ, मामा को बताओ कि मरियम के कपड़े लेकर भिजवा दें और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दो। जिहान ने इस बात में सर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल गया। इधर अहमद और बारान एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन दोनों के चेहरे से वाज़ेह था कि वो कितना परेशान है। चंद मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर, मुराद कैसा है? बारान फौरन आगे बढ़ा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और संजीदगी से कहा, देखें, हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। मुराद की हालत बहुत क्रिटिकल है, गोली दिल के बिल्कुल करीब लगी है और एक कंधे पर भी जख्म आया है। हमें फौरन मजीद खून का इंतजाम करना होगा। लेकिन क्या वो खतरे से बाहर है? अहमद ने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने धीरे से सर हिलाया। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें दुआ करनी होगी, कुछ भी हो सकता है। ये कहकर डॉक्टर वापस ऑपरेशन थिएटर में चला गया। बारान और अहमद ने एक दूसरे को देखा। बारान ने सर झुकाया। या अल्लाह, ये क्या होने वाला है? अहमद ने उस कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखो बारान, कुछ नहीं होगा, मुराद बहुत मजबूत है। बारान ने गहरी सांस ली, मगर उसका दिल अब भी किसी अनहोनी के खदशे से कांप रहा था। हॉस्पिटल से आई खबर के बाद काराबे मेंशन में जैसे कयामत टूट पड़ी थी। हर शख्स सदमे में था, हर दिल बेचैन था। मेंशन में वही खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के बाद छा जाती है। दादाजी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे तस्वीर थामे मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी फिक्र और परेशानी थी, मगर उनकी आंखों में आंसू छलक रहा था। मोहम्मद काराबे बेचैनी से कमरे में टहल रहे थे। उनकी मुट्ठियां भीजी हुई थी, जैसे गुस्से और बेबसी की मिली जुली कैफियत हो। कुदरत कराबे एक तरफ खामोश बैठे थे। उनकी नजरें खला में थी, जैसे सोचने और समझने की सलाहियत खो बैठे हों। लाउंज में फातिमा बेगम सोफे पर निढाल बैठी थी। उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी माजिरे की मुंतजिर हो। और सबसे ज्यादा बिखरी हुई अगर कोई थी तो वो महाभारत थी। वो बेचैन, निढाल और बेकरार थी। मुझे मुराद के पास जाना है, वो मुसलसल यही कह रही थी, मगर कोई भी उसे हॉस्पिटल जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। महापारा, मेरी बच्ची, खुद को संभालो, रुताबा बेगम ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा था, मगर वो किसी तौर समझने को तैयार न थी। मामा, मुझे उसके पास जाना है, मुराद को मेरी जरूरत है। वो बार बार यही अल्फाज दोहरा रही थी, मगर उसकी चिस्कियां उसके जुमलों के साथ मिलकर और ज्यादा दिल दहला देने वाली हो रही थी। बेटा, वो मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। रुबा बेगम ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, मगर उनकी अपनी आवाज कांप रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अलग बेचैनी फैली हुई थी। हॉस्पिटल के कमरे में मध्यम रोशनी थी। मरियम बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथ में लगी ड्रिप अभी खत्म हुई थी।
उसकी आंखें नींबा थी, चेहरा जर्द हो चुका था और होठों पर बेहद खुश्की थी। वो मुसलसल दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी खबर की मुंतजिर हो, मगर मुराद की कोई खबर नहीं थी। ऑपरेशन थिएटर का सुर्ख बल्ब अब भी जल रहा था और हर गुजरती लम्हे के साथ मरियम का इज़्तिराब भी बढ़ता जा रहा था। दरवाजा हल्की सी आवाज से खुला और बारान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और आंखों में बेचैनी थी। वो खामोशी से मरियम के करीब आया और कुर्सी खींचकर उसके बेड के पास बैठ गया। क्या हुआ था? बारान की आवाज भारी थी, उसके अंदर जलते तूफान का इजहार कर रही थी। मरियम ने आंसू से भरी आंखें उठाई और बारान को देखा। उसकी आंखों में खौफ, तकलीफ और एक ना खत्म होने वाली बेबसी थी। बारान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मुराद, मरियम की आवाज लरसी। वो बच जाएगा ना? बारान ने उसके लरसते हाथों पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा उसे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सब हुआ कैसे? मरियम ने कांपते लबों को एक लम्हे के लिए भींचा और फिर अलिफ से ये तक सब कुछ बता दिया। वो फोन कॉल, वो लोकेशन की इतला देना, मुराद पर जानलेवा हमले का बताना, मरियम का वहां पहुंचकर उसकी मदद करना, गोलियों की बर्दाश्त, गाड़ियों का तसादुम, खाई में गिरने से बाल बाल बचना और फिर वो आदमी। जैसे जैसे वो बोलती गई, बारान की आंखों में अंगारे भड़कते गए। उसकी मुट्ठियां सख्ती से भींच गई जब मरियम ने उस आदमी के अल्फाज दोहराए जो उसे कह कर गया था, एक एक करके तुम सब मरोगे। बारान का जब टूटने को था, मगर मरियम को मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर रोती मरियम को अपने सीने से लगा लिया। बस, अब कुछ नहीं होगा, वो धीमे मगर मजबूत लहजे में बोला। किसी की हिम्मत नहीं जो मुराद को छीन सके, न मुराद को न तुम्हें। मरियम की हिचकियां थम नहीं रही थी। वो थकन और तकलीफ से बारान के कंधे से लगी रही। इतने में दरवाजा फिर खुला। नर्स अंदर आई। सर, इनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है, मगर डॉक्टर ने इनको डिस्चार्ज कर दिया है। आप इनको घर लेकर जा सकते हैं, मगर मुकम्मल आराम की सख्त जरूरत है। बारान ने फौरन मरियम को खुद से हटाया और नर्स की तरफ देखा। ठीक है, मैं ले जा रहा हूँ इसे। नर्स ने कुछ और हिदायत दी और चली गई। बारान ने मरियम की तरफ देखा, जो अब भी बेहद कमजोर लग रही थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और एहतियात से उसे बाजू का सहारा देते हुए उठाया। मरियम की चोटें दर्द दे रहे थे, मगर वो खामोश रहा। बारान ने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मरियम को हॉस्पिटल के बाहर खड़ी गाड़ी तक पहुंचाया और नरमी से कार की सीट पर बिठाया। बालाज, जिहान और अहमद वहीं हॉस्पिटल में खड़े थे। वो सब ऑपरेशन थिएटर की तरफ बेचैन नजरें से देख रहे थे। बारान ने एक नजर उन पर डाली और संजीदा लहजे में कहा, बालाज, तुम अहमद और जिहान के साथ यहीं रुको। मैं मरियम को छोड़कर वापस आ रहा हूँ, उसे आराम की जरूरत है। बालाज ने अस्वाद में सर हिलाया। तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ हैं, तुम मरियम को लेकर जाओ। बाला ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट करके हॉस्पिटल की पार्किंग से बाहर निकाल ली। मरियम कार की खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर उसकी आंखें अब भी नम थी। दिल बस एक ही दुआ मांग रहा था, मुराद को कुछ ना हो। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। बारान की नजरें सड़क पर जमी हुई थी, जबकि मरियम की नजरें खला में गुम थी। उसका दिल बोझल हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो सुल्तान हवेली के रास्ते को पहचान चुकी थी। बारान, मुझे काराबे मेंशन ले चलो। मरियम की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। बारान ने एक नजर उस पर डाली। उसकी जर्द पड़ती रंगत और कांपते लब देखकर उसने नरमी से कहा, मरियम, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, तुम बहुत कमजोर हो अभी। मरियम मगर जोर से नफी में सर हिलाते हुए आंखों में नमी उतर आई। नहीं, मुझे महापारा के पास जाना है, वो ठीक नहीं होगी, उसे मेरी जरूरत होगी, प्लीज बारान। बारान ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को पुरसकून कर रहा हो। फिर मजबूरन गाड़ी का रुख काराबे मेंशन की तरफ मोड़ लिया। काराबे मेंशन पहुंचते ही बारान ने जल्दी से दरवाजा खोला। वो नरमी से मरियम को बाहर निकाल रहा था जब उसका खास आदमी आगे बढ़ा। सर, एक बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत अहम मालूमात है। बारान ने एक नजर मरियम को देखा, जैसे उसकी इजाजत मांग रहा हो। मरियम ने सर हिलाया। तुम बात करो, मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। बारान ने सख्ती से नफी में सर हिलाया। तभी अंदर से एक मुलाजमा भागती हुई आई। बेबी को अंदर ले जाओ, ध्यान से। बारान ने इशारा किया। मुलाजमा ने फौरन मरियम को सहारा दिया और अंदर ले जाने लगी। जो ही मरियम लॉन्ज में दाखिल हुई, सब लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मरियम, आयशा सुल्तान भागती हुई आई और मरियम को जोर से गले लगा लिया, जैसे बरसों से बाद मिली हो। महापारा चंद कदम दूर खड़ी थी, मरियम को खूंखार नजरों से घूर रही थी। मरियम ने जैसे ही महापारा को देखा, फौरन उसकी तरफ बढ़ी। महापारा, उसने आगे बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश की। दूर रहो मुझसे। महापारा ने गुस्से से चीखते हुए मरियम को जोर से धक्का दिया।
मरियम तवाज़ुन खो बैठी और पीछे की तरफ लड़खड़ा गई, मगर आयशा सुल्तान ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। सब हैरत और बेयकीनी से ये मंजर देख रहे थे। महापारा, ये क्या बदतमीजी है? आयशा सुल्तान ने उसे डांटने के अंदाज में कहा, मगर महापारा की आंखों में सुलगी थी। वो गुस्से से कांप रही थी। वो मरियम की तरफ बढ़ी और चीखी, तुमने मेरे शोहर को मारने की कोशिश की, तुमने उस पर हमला करवाया, ये सब तुम्हारा मंसूबा था। ये सुनते ही सब लोग हैरत में पड़ गए। हॉल में सरगोशियां शुरू हो गई। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? रुदाबा सुल्तान ने आगे बढ़कर महापारा को संजीदगी से देखा। मामा, मैंने खुद सुबह इसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। ये किसी को हुक्म दे रही थी कि मुराद की गाड़ी का पीछा करो और मौका मिलते ही उस पर हमला कर दो। महापारा की बात पर सब साकित हो गए। सबकी नजरें मरियम पर जम गई थी, जैसे वो वाकई मुजरिम हो। मरियम के चेहरे पर बेयकीनी थी, जैसे उसका दिमाग सुन हो गया हो। नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मरियम ने हल्की लरजती आवाज में कहा, मगर उसकी बात पर किसी ने यकीन न किया। हन्नान आगे बढ़ा। महापारा, तुम कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हो? मरियम ऐसा नहीं कर सकती। भाई, आप नहीं जानते, ये सब जायदाद के लिए कर रही है। ये हमें एक एक करके खत्म कर देगी, महापारा ने जहर भरे अल्फाज में कहा। बस करो महापारा, कुछ खुदा का खौफ करो, आयशा सुल्तान ने सख्ती से कहा। मगर हमना सुल्तान मरियम के करीब आई, उसका बाजू झंझोड़ते हुए गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने हमारे ही खानदान पर वार कर दिया। तुमने हमारी मोहब्बत का यही सिला दिया। मरियम तकलीफ से करहा उठी, मगर वो कुछ बोल न सकी। रुतबा सुल्तान का गुस्सा काबू से बाहर हो गया था। उन्होंने मरियम पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ बुलंद किया, मगर उनका हाथ हवा में ही रह गया। बारान बारान ने सख्ती से उनका हाथ थाम लिया था। उसकी आंखों में सुर्ख शोले जल रहे थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? बारान की आवाज बर्फ की तरह सर्द थी, मगर उसके अंदर चलता हुआ लावा सब महसूस कर सकते थे। हमने सुल्तान झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, बारान, तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। बारान ने सख्त नजरों से उन सबको देखा, फिर एक एक लफ्ज चिबाकर कहा, मैं सब जानता हूँ कि मरियम क्या कर सकती है और क्या नहीं, और मुझे आपसे ये सुनने की जरूरत नहीं। इतने में मूसा भी आगे आया। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। मरियम, तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? बारान ने एक कदम आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहा, मेरी बीवी को इज्जत से मुखातिब करो ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो। अगर अपनी जिंदगी से ज्यादा ही तंग हो तो वो भी बता दो। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग बारान को हैरत से देख रहे थे। तभी अब्बा हुजूर और दादाजी खड़े हुए और गरजदार आवाज में बोले, बारान, तुम अभी बाहर से आए हो, तुम नहीं जानते कि इस एहसान फरामोश लड़की ने क्या किया है। बारान की नजरें मरियम की तरफ गई, जो फर्श पर बैठी साकित नजरों से ये सब देख रही थी। मैं सब सुन भी चुका हूँ और देख भी चुका हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि हकीकत क्या है। आप सबको शर्म आनी चाहिए। कैसे इस पर इल्जाम लगा सकते हैं? आपने इसकी हालत देखी है? रुबाब काराबे आगे बढ़ी। मैं जानती हूँ मरियम ऐसा नहीं कर सकती। मोहम्मद साहब ने भी सर हिलाया। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ। ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मेरी बीवी पर। बारान धाड़ा। अब्बा हुजूर और दादाजी ने एक साथ गुस्से से कहा, ओह, तो तुम्हें अब इस लड़की पर हम सबसे ज्यादा यकीन है? बारान की नजरें जल उठी। यकीन की बात करते हैं आप? मैं इसकी हर बात पर ईमान रखता हूँ। सब जैसे लाजवाब हो गए थे। उन्होंने हैरत से बारान को देखा। मरियम ने भी बेयकीनी से उसे देखा। क्या था ये? मोहब्बत? नहीं। तो फिर इश्क? वो भी नहीं। तो फिर क्या? जुनून। महापारा गुस्से से बेकाबू हो गई थी। वो दौड़ती हुई आई और मरियम के बाल पकड़कर खींचते हुए चीखी, डायन हो तुम, डायन। तुमने मेरे शोहर को मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मरियम चीख भी न सकी, मगर अगले ही लम्हे बारान ने गुस्से में महापारा को मरियम से दूर धकेल दिया। मैं मुराद की बीवी होने का लिहाज कर रहा हूँ, मगर अगर तुमने दोबारा मेरी बीवी को हाथ लगाया तो वो लिहाज भी खत्म हो जाएगा। सब लोग तंबाखुद बारान को देख रहे थे, जबकि मरियम आंसू से भीगी साकित नजरों से उसे देख रही थी। अब्बा हुजूर ने सख्त लहजे में कहा, बारान, तुम गलती कर रहे हो। बारान ने एक कदम आगे बढ़ा। आप ही कहते थे कि मरियम आपका कीमती असासा है। अब क्या हुआ? या फिर बात जायदाद की आ गई है? आपको लगता है कि मेरी बीवी को दौलत का लालच है? अगर उसे किसी चीज की कमी होती तो मैं उसके कदमों में पूरी दुनिया बिछा देता। सब खामोश हो गए। मरियम ने साकित नजरों से उन लोगों को देखा जिन्हें वो अपना समझती थी। तुम जो भी कहो, मगर हम अब इस लड़की को अपने घर में एक पल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब्बा हुजूर बोले। बारान ने गहरी सांस ली, जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुका हो। ठीक है, जब आप लोगों को इस पर यकीन नहीं है तो इसका यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं।
मेरी बीवी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और आज के बाद आप सब इसकी शक्ल देखने को भी तरसेंगे। पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया, मगर फिर दादाजी आखिरी हथियार इस्तेमाल करते हुए बोले, हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे बारान। बारान ने एक दफा मुड़कर उन्हें देखा और एक जहरीली मुस्कुराहट उछालते हुए बोला, मैं थूकता भी नहीं हूँ आपकी जायदाद पर। बारान गर्दन झटकाता हुआ बोला, बारान, दादाजी दहाड़े, आपकी जायदाद आपको मुबारक, संभाल कर रखें इसे और इस पर अपनी झूठी आना, अपने झूठे असूल और नाइंसाफियों का महल बनाकर बैठ जाएं। बारान नक्शा खींचते हुए बोला तो उन्होंने सबसे मुट्ठियां भींची। बारान आगे बढ़ा और झुककर नरमी से मरियम का हाथ थामा, उसे आहिस्ता से उठाया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब तक सबकी समझ में आया तब तक बारान उसे लेकर जा चुका था। आयशा सुल्तान ने कुफत से सब पर नजर डाली और बोली, चले शहरोज यहाँ से। शहरोज साहब और आयशा सुल्तान उन सब पर एक उछटती हुई निगाह डालते हुए वहां से चले गए, जबकि हन्नान भी मूसा को हकारत से देखते हुए माहिन का हाथ थाम कर वहां से निकल गया। रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था। बारान खामोशी से गाड़ी चला रहा था, जबकि मरियम बेजान सी बराबर बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। आंसू कब के खुश्क हो चुके थे। वो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। ऐसे ही थी वो, टूटी, बिखरी और खामोश। गाड़ी शहर के एक पोश इलाके में मौजूद एक दरमियाने तर्ज के अपार्टमेंट के सामने रुकी। बारान ने एक गहरी सांस ली और मरियम की तरफ देखा, जो बेहद खामोश थी, जैसे सांस लेना भी बोझ लग रहा हो। मरियम, अंदर चलो, बारान ने आहिस्ता से कहा, मगर मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। बारान ने उसकी खामोशी को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी से निकलकर दरवाजा खोला। वो आहिस्ता से बाहर निकली, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बारान ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, मगर वो एक झटके से पीछे हट गई। बारान ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, बस खामोशी से उसके साथ चलने लगा। वो दोनों अपार्टमेंट में दाखिल हुए। अंदर रोशनी मध्यम थी, हर चीज खामोश और सजी हुई थी, जैसे उस अपार्टमेंट में कोई रूह ना हो, सिर्फ साए हो। मरियम धीरे धीरे अंदर बढ़ी। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा सर्द हो चुका था। जैसे ही वो 2 कदम आगे अंदर आई, बारान ने दरवाजा बंद किया और पलटकर उसकी तरफ देखा, और अगले ही लम्हे मरियम बेजान सी जमीन पर गिर गई। मरियम, बारान की आवाज कमरे में गूंजी थी। वो आंखों में वहशत लिया उसकी तरफ बढ़ा। मरियम का जिस्म फर्श पर बेजान पड़ा था। मरियम का जिस्म फर्श पर बेजान पड़ा था। उसकी पलकें बंद हो चुकी थी, सांस मध्यम हो रही थी, चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे सारी जान निकल चुकी हो। बारान घबराकर उसके करीब बैठा, उसके गाल थपथपाए। मरियम, होश में आओ। मरियम, आंखें खोलो प्लीज। मगर मरियम कोई हरकत ना की। बारान का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसकी उंगलियां लरजने लगी। उसने फौरन मरियम की नाक के करीब हाथ रखा। सांस थी, मगर मध्यम, बहुत मध्यम। शिट! बारान की आंखों में खौफ उतर आया। उसने फौरन ही मरियम को बाहों में उठाया, जैसे कोई नाजुक चीज को जैसे एक झटके से टूट सकती हो। उसके कदम तेज हो गए, दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। बारान ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और मरियम को आराम से लिटा दिया। वो उसका हाथ पकड़कर सहला रहा था, जैसे उसकी सांसों को दोबारा खींचने की कोशिश कर रहा हो। बस मरियम, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दिया। गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, मगर बारान को लग रहा था वक्त रुक गया है। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे जोर से खुले और बारान पागलों की तरह अंदर दाखिल हुआ। मरियम को अपनी बाहों में उठाए। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में वहशत थी और सांसें तेज चल रही थी। डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ फौरन, वो चिल्लाया। नर्सें और डॉक्टर्स फौरन उसकी तरफ दौड़ी। क्या हुआ है इनको? एक डॉक्टर ने स्ट्रेचर आगे बढ़ाते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, वो बेहोश हो गई हैं, सांसें बहुत मध्यम है, प्लीज इसे बचा लें। बारान की आवाज में बेबसी थी, जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। डॉक्टर और नर्सों ने जल्दी से मरियम को स्ट्रेचर पर लिटाया, ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर गई। बारान कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे कदम जमीन में जकड़ लिए हों। तभी एक भागती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। बारान, ये क्या हुआ मरियम को? अभी तो लेकर गए थे। बारान ने सर उठाया। सामने बालास था, जो दौड़ता हुआ उसके करीब आया था। बारान की हिम्मत जैसे अब खत्म हो रही थी। वो एक लम्हे को लड़खड़ाया, मगर बालास ने फौरन उसे बाजू से थाम लिया। बारान, बात करो, क्या हुआ है मरियम को? बारान ने होंठ भींच लिए, जैसे अल्फाज नहीं मिल रहे हों, जैसे सांस लेना भी दुश्वार हो गया हो। बालास ने उसके हालात देखते हुए उसे जबरदस्ती वेटिंग रूम में ले गया, जहाँ पहले से ही अहमद और जिहान बैठे थे। दोनों बारान को देखते ही खड़े हो गए। अब क्या हुआ? जिहान ने फिक्रमंदी से पूछा।
परन बेंच पर बैठ गया, जैसे जिस्म का सारा बोझ किसी ने निकाल लिया हो। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। वो 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 बेहोश हो गई। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था, सांसें बहुत मध्यम हो चुकी थी। मैंने उसे उठाया और फौरन यहाँ ले आया। उसकी आवाज लरज रही थी। मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ? तुम तो उसे वहां लेकर गए थे ना, ताकि वो सुकून में रहे, अहमद ने गुस्से और बेचैनी में कहा था। बारान ने धीरे से सर उठाया, आंखें सुर्ख हो रही थी, जिसे जब्त करते करते अब खुद भी खनने वाले हो। क्या सुकून मिलता उसे? जो कुछ हुआ, जो कुछ उसके अपने लोगों ने कहा, वो सब। बारान की मुट्ठियां भिज गई थी, जैसे वो अपने अंदर एक जंग लड़ रहा हो। मैं उसे लेकर कराबे मेंशन गया क्योंकि वो महापारा को देखना चाहती थी। वो मुराद की फिक्र में थी, मगर वहाँ वहाँ जो हुआ वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने सारी रोदात सुना दी कि किस तरह मरियम पर झूठे इल्जाम लगाए गए, किस तरह महापारा ने उसे थप्पड़ मारा, किस तरह रुदाबा सुल्तान ने उस पर हाथ उठाया और कैसे पूरा खानदान उसके खिलाफ खड़ा हो गया। वो साकित हो गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके अपनों ने उसके साथ ऐसा किया। वो टूट गई अहमद, अंदर से खत्म हो गई। और जैसे ही हम अपार्टमेंट पहुंचे वो गिर पड़ी। बड़ा ने दीवार पर घुसा मारा, जैसे अपनी बेबसी पर खुद को सजा दे रहा हो। बालाज, अहमद और जिहान एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में बेयकीनी थी। ये सब बहुत गलत हुआ है, जिहान आहिस्ते से बोला। बालाज सुनता रहा। उसका चेहरा हर गुजरते लम्हे के साथ सख्त होता जा रहा था। उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो आतिश फिसा के फटने से पहले नजर आता है। वो धीरे धीरे मुट्ठियां भींचने लगा, फिर अचानक मुड़ा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। बाला ने चौंक कर उसे देखा। बालाज, कहाँ जा रहे हो? मगर बालाज ने पलट कर भी न देखा था। उसके कदम तेज थे, उसके इरादे पुख्ता। आज वो खामोश नहीं बैठ सकता था। उसकी बहन को उसके ही खानदान ने रोन दिया था और वो उन्हें ये जख्म देने का बदला जरूर लेगा। बालन की नजरें दरवाजे पर जम गई थी, जहां से बालाज गुस्से में बाहर निकला था। वो जानता था आज एक तूफान आने वाला था, ऐसा तूफान जो सब कुछ बहा ले जाएगा। सुल्तान हवेली के वसीअरिस राहदारियों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मगर बाहर जैसे आंधी ने डेरे डाल लिए थे। एक जोरदार आवाज के साथ हवेली के दरवाजे धकेल कर खोले गए और बालाज गुस्से में भड़कता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की गरज जैसे पूरा हवेली में गूंज रही थी। सामने लॉन्च में अब्बा हुजूर, बहरोज साहब, रुताबा सुल्तान, आयशा सुल्तान और शहरोज साहब और बाकी तमाम लोग मौजूद थे। दादाजी, शहरोज साहब और रुताबा सुल्तान के चेहरों पर सुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर जैसे ही बालाज की आग बरसाती आंखों ने उन पर पड़ी तो उनके तासुरात सख्त हो गए। बालाज, ये क्या बदतमीजी है? अब्बा हुजूर की भारी आवाज गूंजी। बालाज ने एक जोरदार कहका लगाया, मगर उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ जहर। वो अब्बा हुजूर के सामने आ खड़ा हुआ, आंखों में सुर्ख शोले थे। बदतमीजी? बदतमीजी तो वो थी जो आप लोगों ने मेरी बहन के साथ की। वो लड़की जिसे आप लोगों ने अपनी बेटी कहा था, जिसे अपनी हवेली का हिस्सा समझा था, उस पर इल्जाम लगा दिया, उसी को धक्के देकर निकाल दिया। वो जो खून के रिश्ते से ज्यादा आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, उसे अजनबी बना दिया। हमने सुल्तान आगे बढ़ी। बालाज, तुम होश में तो हो? वो सब कुछ जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम्हारी बहन है। बालाज का बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़ी सब लोगों को एक ही बार में जमीन पर दे मारे। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, हाथ लरज रहे थे गुस्से से। जिम्मेदार? मेरी बहन जिम्मेदार? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कसम खाता हूँ, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं इस हवेली को राख का ढेर बना दूंगा। उसने उंगली उठाकर हवेली के हर कोने के इशारा किया था। ये शान और शौकत, ये बड़े बड़े दरो दीवार, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। फिर ना आपके पास दौलत बचेगी, ना गुरूर, और ना ये हवेली जिस पर आपको इतना फख्र है। बहरोज साहब आगे बढ़े। उनकी नजरों में सख्ती थी। बालाज, अपनी जबान को लगाम दो। तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बड़ों की जगह, और तुम शहरों संभालो अपने बेटे को। ये मेरा घर था बहरोज साहब, जब तक मेरी बहन की इज्जत यहाँ महफूज थी, जब तक यहाँ रिश्ते थे। मगर आज ये मेरे लिए बस एक इमारत है जिसके मकीनों ने मेरी बहन का तमाशा बनाया। सब लोग सकते में थे क्योंकि आज तक किसी ने अब्बा हुजूर के सामने ये बात करने की जरूरत नहीं की थी। मगर बालाज की आंखों में आज सिर्फ इंतकाम नजर आ रहा था, एक तूफान जो थमने वाला नहीं था। भाभी, ये तरबियत की है आपने अपने बेटे की? हमने सुल्तान कुफत से बोली। आयशा सुल्तान की अब बस हुई थी। वो खड़ी हुई और उंगली दिखाते हुए बोली, खबरदार खबरदार रुताबत, जो तुमने फिर मेरे बेटे और मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। हाँ,
तुम्हारी बेटी, उन्होंने तंजिया कहा। हाँ, मेरी बेटी। बेशक मैंने उसे पैदा नहीं किया, लेकिन उसकी तरबियत मैंने की है और मुझे अपनी तरबियत पर खून से ज्यादा भरोसा है, आयशा सुल्तान एतमाद से बोली। और सुन ले सब, अभी तो हातिम को सिर्फ ये खबर है कि मुराद पर हमला हुआ है। उसे वापस तो आने दें। जब उसे पता चलेगा कि आप लोगों ने हमारी बहन के साथ क्या किया है, तो देखिएगा वो क्या करता है आप सबके साथ। हवेली में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ये बात नहीं सोची थी, मगर जो कुछ आज हुआ था उसका खामियाजा भुगतना अभी बाकी था। वो तुम्हारी बहन नहीं है, बेरोज साहब करक लहजे में बोले। वो मेरी बहन ही है, समझे आप? बराज ठहरे हुए मगर सख्त गहरे लहजे में बोला। उन्होंने लब भींच लिए। बालाज एक आखिरी नजर सब पर डालकर पलटा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था, मगर उस वक्त उसे वहां रुकना बेकार लगा। वो जानता था उसकी असल जगह अब हॉस्पिटल थी, वहां जहां उसकी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। वो बगैर पीछे देखे बाहर निकल गया, मगर उसके अल्फाज अभी तक हवेली की दरो दीवार में गूंज रहे थे और सब लोग उस आने वाले तूफान की आहट सुन चुके थे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर खामोशी का राज था, मगर बरान के अंदर तूफान बरपा था। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे बेचैनी से चल रहा था। उसके चेहरे पर इस्तराब और आंखों में शदीद बेकरारी थी। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। जिहान भी वहीं खड़ा था, मगर उसकी नजरें बारान पर थीं। वो जानता था कि बारान जो बाहर से जितना सख्त और मजबूत नजर आता है, अंदर से इतना ही टूट रहा था। चंद लम्हे बाद वार्ड का दरवाजा खुला और एक दरमियानी उम्र की डॉक्टर बाहर आई। दोनों फौरन उनकी तरफ बढ़े। बारान साहब, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। उन्हें कोई बहुत भारी सदमा पहुंचा है। शायद वो जहनी और जिस्मानी तौर पर इसका सामना नहीं कर पाए। बारान की सांसें रुक गई थी। वो एकदम खामोश हो गया, आंखें साकित हो गई। क्या वो होश में है? जियान ने घबराई हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर ने सर नफी में हिलाया। अभी कुछ नहीं कह सकते, ये उनके होश में आने पर मुनहसर है। अगर वो जल्दी होश में आ गई तो हम उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा देर तक बेहोश रही तो खतरा है कि वो कोमा में जा सकती हैं। बारान की दुनिया जैसे रुक गई थी। कोमा? ये सोच ही जैसे किसी ने उसके वजूद को मफलूस कर दिया था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, दिल जैसे सीने में ही टूट रहा था। हम मिल सकते हैं उससे? जिहान ने हल्की सी उम्मीद के साथ पूछा। डॉक्टर ने थोड़ा सोचा, फिर नरमी से बोले, हाँ, लेकिन सिर्फ एक फर्द जा सकता है। ज्यादा लोगों की मौजूदगी उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। जिहान ने एक नजर बारान को देखा, जिसकी मुट्ठी सख्ती से बंद थी, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। भाई, आप जाएं, जिहान ने आहिस्ता से कहा। बारान ने चौंक कर जिहान को देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि वो वाकई अंदर जा सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसके कदम जैसे बोझल हो चुके थे, मगर वो वार्ड के दरवाजे की तरफ बढ़ता गया। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने लरसते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो, और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। बारान ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और धड़कते हुए दिल के साथ मरीम की तरफ बढ़ा। वो सफेद बिस्तर पर पड़ी थी, बेजान, बेहिस्सो हरकत। उसका चेहरा हल्का सा जर्द पड़ चुका था, होठों की रंगत नीली पड़ चुकी थी और आंखों के नीचे गहरे हल्के थे, जैसे वो कई दिनों से जागी हो। वो जैसे अंदर ही अंदर घुल रही हो। बारान ने धीरे से कुर्सी खींची और उसके करीब बैठ गया। उसकी नजरें मरियम के साकित चेहरे पर जमी थी। वो जो कभी उसकी बातों का फर जवाब देती थी, जो अपने जज्बात को लफ्जों में ढालना जानती थी, आज वो खामोश थी, इस हद तक कि सांस भी मध्यम चल रही थी। बारान ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। यह हाथ जो कभी उसके करीब आने पर भी कांप जाता था, आज बेजान पड़ा था। उसके वजूद में एक अजीब सा खौफ सरायत कर गया। मरियम, आंखें खोलो, उसने बहुत नरमी से कहा, जैसे अगर जोर से बोला तो वो मस्जिद टूट जाएगी। तुम्हें पता है, मुझे शोर सुनने की आदत है, तुम्हारी बातों की, तुम्हारी शिकायतों की, तुम्हारे गुस्से की, लेकिन खामोशी, ये खामोशी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरियम। कोई जवाब नहीं, कोई जंबिश नहीं। बारान ने बेचैनी से उसकी अंगुलियों को अपने हाथों में सख्ती से जकड़ा, जैसे अपनी हद तक कोशिश कर रहा हो कि उसे होश में लाए आए। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मेरे सामने खड़ी हुई थी, कितनी बहादुर लग रही थी, कितनी मजबूत, जैसे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और आज आज तुम इस तरह लेटी हो, हार गई हो। तुम तो हारने वालों में से नहीं थी मरियम, तुम तो मेरी जंगजू थी,
फिर आज हार क्यों मान रही हो? बारन की आवाज टूट रही थी मगर वो बोलता गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगा, किसी चीज की फिक्र मत करो। मरियम, मैं तुम्हें इस तकलीफ से निकाल लूंगा। मैं तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें कभी किसी खौफ के साए में जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा ढाल बनूंगा, तुम्हारा सहारा। बस एक बार आंखें खोल दो मरियम। उसकी आवाज अब तकरीबन सरगोशी में बदल गई थी। वो झुककर उसके माथे पर होठ रखता हुआ जैसे अपना आप उस पर वार देना चाहता हो, बस बदले में उसकी आंखें खुल जाएं। मगर मरियम की पलकें तक न हिली, उसने सांस नहीं भरी, उसके लबों में हल्की सी मुस्कुराहट तक न आई। बारन ने अपनी आंखें सख्ती से बंद की, गहरी सांस ली और मरियम का हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे ये यकीन दिलाने के लिए कि जब वो जागेगी तो सबसे पहले उसे यही हाथ थामे मिलेगा। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर अहमद बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी रकम थी, पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, जबकि हाथ बार बार मुट्ठी में भींच कर खोल रहा था। वो हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद बेकरार होता जा रहा था। उसी असना में जिहान तेजी से वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अहमद को इस हाल में देखा, सीधा उसके करीब आया। क्या सूरत हाल है अहमद? जिहान ने धीरे से पूछा, मगर उसकी आवाज में वाज़ेह परेशानी थी। अहमद ने एक थकी हुई सांस ली। अभी तक कुछ नहीं बताया, अंदर से डॉक्टर्स ने कहा है कि बस दुआ करो, कुछ भी कह नहीं सकते। जिहान ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां बंद की। वो बेबसी से खड़ा था, कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ इंतजार। उसी लम्हे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक हलचल मची थी। SHO दिलावर खान अपने 2 मातहतों के साथ वहां पहुंचा था। वो अहमद और जिहान की तरफ बढ़ा, चेहरे पर अफसोस और फिक्र के आसार नुमाया थे। अहमद साहब, जिहान साहब, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मुराद बहुत अच्छा इंसान है, जिसने भी ये किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दिलावर खान की आवाज में आज़म था। हमें उम्मीद है SHO साहब, अहमद ने थके हुए लहजे में कहा, लेकिन अभी हम आपको कोई बयान नहीं दे सकते, ना ही कोई तफसील। मुराद खुद भी बेहोश है और मरियम भी इस वक्त शदीद सदमे में है। वो भी ऐनी शाहिद है, जैसे ही वो होश में आएगी हम आपको इतला कर देंगे। दिलावर खान ने गहरी सांस ली और सर हिलाया। मैं समझ सकता हूँ अहमद साहब, लेकिन आपको जैसे ही कोई लीड मिले प्लीज़ फौरन इतला कर दीजिएगा। पूरे मीडिया में ये बात फैल चुकी है कि कमिश्नर साहब पर हमला हुआ है। ये हमला एक बड़ी साजिश लग रही है। बिल्कुल, आप फिक्र न करें, जिहान ने मुख्तसर जवाब दिया। दिलावर खान ने एक बार फिर तसल्ली दी और फिर पुलिस टीम के साथ वहां से चला गया। अभी वो दोनों पुलिस की रवानगी पर ही नजर जमा रहे थे कि अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर संजीदगी और पेशवारानापन था, मगर आंखों में थकन और बेचैनी भी नुमाया थी। डॉक्टर, कैसा है मेरा भाई? अहमद ने बेचैनी से सवाल किया। डॉक्टर ने एक लम्हे को गहरी सांस ली और फिर बोला, देखें, अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं। अगर इस दौरान मुराद ने रिकवरी शो की तो वेल एंड गुड, वरना। अहमद की आवाज़ कांप गई। डॉक्टर ने एक संजीदा निगाह अहमद पर डाली और फिर धीमे मगर वजनी लहजे में बोला, वरना उनकी जान को मजीद खतरा लाक हो सकता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अब सब कुछ उनके जिस्म के कुव्वत मज़ाहफत और दुआ पर मुनहसर है। ये सुनकर अहमद और जिहान दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो गए, जैसे किसी ने उनके कदमों के नीचे से जमीन खींच ली हो। जिहान ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा, जबकि अहमद की आंखों में बेबसी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। मुराद को कुछ नहीं होना चाहिए जिहान। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर वो अपनी आंखों की नमी जब्त करने की कोशिश कर रहा था। जिहान ने मजबूत लहजे में कहा, हमें हौसला रखना होगा अहमद। मुराद हमारा शेर है, वो हार नहीं मानेगा। लेकिन दिल ही दिल में वो खुद भी बेहद परेशान था, क्योंकि अगले 72 घंटे सब कुछ बदल सकते थे। बालास तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए सड़क पर नजर जमाए हुए था। उसके हाथ सख्ती से स्टेयरिंग पर जमे हुए थे, आंखें सुर्ख हो चुकी थी और गुस्से से उसकी रगें तनी हुई थी। उसका दिल शदीद बेचैनी में धड़क रहा था। उसके फोन पर स्क्रीन रोशन हुई। अफनान कॉलिंग। बालास ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर फोन कान से लगाया। हेलो अफनान। बालास, कहाँ हो तुम? सब खैरियत तो है ना? अफनान की परेशान आवाज़ सुनकर बालास ने आंखें बंद की, जैसे लम्हे भर को अपने गुस्से को काबू में रख रहा हो। हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मरियम की हालत ठीक नहीं है। उसकी आवाज़ थकी हुई थी और दबी दबी थी। बालाज, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ अपना गुस्सा काबू में रखो। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम हमेशा सही करते हो, मगर इस बात में
बहकर कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में पछताना हो। बालाजी गिरफ्त स्टीयरिंग पर कुछ ढीली हुई, उसके लफ्ज सख्ती से भिज गए, मगर अफनान की बातों में खुलूस था। उसने उसके दिल को कुछ सुकून दिया। मैं जानता हूँ अफनान, मगर जब मैं मरियम की हालत देखता हूँ, जब सोचता हूँ कि मेरे अपनों ने उसके साथ क्या किया है, तो मेरा दिल करता है कि सब कुछ जला कर रख कर दूँ। वो हमेशा हम सब के लिए खड़ी रही, और आज जब उसे हमारी ज़रूरत थी तो सबने उसे छोड़ दिया। बालाज, मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम हमेशा अपनी फैमिली के लिए सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े होते हो। अभी तुम्हें मजबूत रहना है मरियम के लिए। प्लीज़ खुद को संभालो। बालाज ने सर झटका, आंखों में आई नमी को पलकों के पीछे दबाया और नरमी से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। मरियम के लिए, मुराद के लिए मुझे खुद को संभालना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, याद रखना। अफनान ने आहिस्ता से कहा, और बालाज के दिल को एक पल के लिए सुकून मिला। जानता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, कोई और कॉल आ रही है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। बालाज ने फ़ोन रखा और स्क्रीन पर देखा, जैन कॉलिंग। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। हेलो जैन। दूसरी तरफ से जैन बोला, क्या हुआ है? तो बालाज बोला, मैं तुझसे कल मिलूंगा, फिर बात करेंगे। जैन ने सर इस बात में हिलाया और बोला, चल ठीक है, मैंने भी तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने सर इस बात में हिलाया और फ़ोन काट दिया। मरियम के कमरे में मध्यम सी रोशनी जल रही थी। ईसीजी मशीन की मध्यम बीप सायरन की तरह बारान के दिल को गूंज रही थी। वो मरियम के बेड के करीब एक कुर्सी पर बैठा था। उसका हाथ नरमी से मरियम की उंगलियों में था। उसका माथा उसकी हथेली पर टिका हुआ था। आंखें मूंदे जैसे दुआ कर रहा था, जैसे अपने रब से इल्तिजा कर रहा हो उसकी मरियम को उसके पास वापस भेज दे। बारान की पलकें अभी भीगी हुई थी, जैसे दिन भर की अजियत और बेबस आंसुओं में ढलकर उसके अंदर ही कहीं कैद हो गई हो। तभी एक हल्की सी जंबिश, जैसे किसी जिंदगी का पैगाम दिया हो। बरन की बंद आंखों ने फौरन खुलने की कोशिश की, मगर शायद वो ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी दुआ कबूल हो गई है। फिर दोबारा मरियम की उंगलियों में एक लर्जिश हुई, जैसे किसी ने बहुत थके हुए अंदाज में किसी को छूने की कोशिश की हो। बरन ने झटके से सर उठाया। उसके चेहरे पर हजारों जज्बात एक साथ दौड़ रहे थे। उसने नरमी से मरियम के गाल पर हाथ रखा, उसकी पेशानी पर हथेली रखी और मध्यम आवाज में बोला, मरियम मेरी जान। मरियम की पलकें हल्की सी लर्जी, जैसे किसी ने सदियों बाद रोशनी देखी हो। वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। बारान की शक्ल उसकी धुंधली नजरों में उभरने लगी। बारान। मरियम की मध्यम और कमजोर आवाज, जैसे किसी ने किसी बहुत दूर बैठे अपने सबसे करीबी शख्स को बुलाया हो। बारान की आंखों में एक पल के लिए नमी उतरी, मगर वो खुद को संभालते हुए झुका और नरमी से बोला, बोलो बारान की जान। मरियम के खुश्क लबों पर एक और इल्तिजा निकली, पा, पानी। बारान फौरन सीधा हुआ, जैसे किसी ने उसके अंदर नई जान डाल दी हो। उसने झट से पानी का गिलास उठाया, उसमें पानी डाला और फिर नरमी से मरियम के लबों पर लगाया। आहिस्ता, बस थोड़ा सा, आराम से पियो। वो नरमी से बोला, जैसे किसी नासमझ बच्चे को समझा रहा हो। मरियम ने चंद घूंट लिए, फिर थकन से आंखें मूंद ली। बारान ने गिलास साइड पर रखा और उसकी पेशानी को नरमी से सहलाने लगा। इतने में दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर आई। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली। बारान ने चौंक कर डॉक्टर की तरफ देखा, उसकी आंखों में अभी भी बेयकीनी थी। मुबारक हो बारान साहब, मरियम खतरे से बाहर है। अलबत्ता हम इन्हें 2 दिन मजीद यहाँ रखेंगे ताकि मुकम्मल तसल्ली हो जाए, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बारान ने गहरी सांस ली, जैसे पहली बार दिन भर के बोझ से निजात मिली हो। उसने मरियम की पेशानी पर हल्का सा बोसा दिया और धीरे से सरगोशी की। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। डॉक्टर ने कुछ और हिदायत दी और फिर बाहर निकल गई। बारान ने मरियम की तरफ देखा, जो मध्यम नजरों से उसे देख रही थी। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और मरियम को सहारा दिया, अपनी गोद में सर रख दिया। अब कैसी तबीयत है? उसने नरमी से पूछा। उसकी उंगलियों मरियम के बालों में उलझी हुई थी। मरियम ने आंखें बंद की और फिर जैसे किसी छोटे बच्चे की तरह जिद्दी लहजे में बोली, मैं बहुत तकलीफ में हूँ बारान। सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बारान की उंगलियां रुकी। उसने मरियम के चेहरे की तरफ देखा, जो अब आंसुओं से तर होने लगा था। महापारा ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, हमने चाची ने मुझे धुतकार दिया, मेरे अपनों ने मुझे बेदखल कर दिया। बारान। मरियम की आवाज़ कांपने लगी, जैसे दिल में जमा दर्द अब बहने को बेताब हो। बारान ने नरमी से उसके आंसू को अपनी उंगलियों से साफ किया और धीरे से बोला, जानता हूँ, और शायद इसीलिए
मैं उन सब से लड़कर तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। मरियम ने फिर हिचकी ली। और सबने तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, तुम्हें भी लगा था। वो किसी बच्ची की तरह उस सब की शिकायतें लगा रही थी और वो उसे किसी बच्ची की तरह ही पेश आते उसके सर अपनी गोद में रखे बालों में उंगली चलाते हुए उसकी तमाम शिकायतें सुन रहा था। बारा ने सख्ती से नफी में से लिया। कभी नहीं मरियम, तुम पर इल्ज़ाम लगाना तो दूर की बात है, अगर तुम खुद भी कहो कि तुमने ऐसा किया है तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ तुम्हारी हर बात पर। मरियम ने भीगी आंखों से उसे देखा और फिर आहिस्ता से उसके हाथ थाम लिया। बारान, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? बारान ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया और धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आया मरियम, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखने आया हूँ। मरियम ने जरा सा मुस्कुराया, जैसे मुस्कुराने में भी तकलीफ हो रही हो। लेकिन तुम्हें सबसे लड़कर नहीं आना चाहिए था, उन्होंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा था ना। बारान के तसरात पथरीले हो गए और बोला, जिन लोगों की नज़र में मेरी बीवी की कोई वक़्त नहीं, मेरा उन लोगों के पीछे रहना किसी सजाए मौत से कम नहीं है। मरियम खामोश हो गई। बारा ने नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाई। आप बस आराम करो। उसकी बात पर मरियम ने आंखें मूंद ली और वो उसके बालों में उंगलियां चलाता रहा। रात का न जाने कौन सा पहर था जब राहदारी में किसी की भारी बूटों की आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी और उसकी रफ्तार में तेजी आ चुकी थी। वो आवाज़ एक कमरे के सामने जाकर रुकी। उस शख्स ने जल्दी से दरवाज़ा खोला, मगर इससे पहले वो अंदर दाखिल होता, बारा ने उसे काबू करते अंदर जाने से रोका और उसे लिए कॉरिडोर में आया। फरहान, संभालो खुद को, बड़ी मुश्किल से सोई है वो। फरहान, जो मरियम का सुनते ही बौखलाहट में यहाँ पहुँचा था, बारान उसे पकड़ते हुए बोला। इतने में बालाज वहाँ पहुँचा और उसे बाजू से पकड़ते हुए गले से लगा लिया। जा, आग लगा दे सुल्तान हवेली और काराबे मेंशन को, कसम से उफ तक नहीं करूँगा। मेरी बहन का ये हाल कर दिया उन्होंने। महाराज सख्ती से उसे गले लगाए हुए बोला था। मैं उन लोगों के मुंह तक नहीं लगना चाहता, कसूर मेरा अपना है, मैंने अपनी बहन के मामले में उन पर एतबार किया। फरहान दुख से बोला। बालाज उससे अलग हुआ और उसके शाने पर हाथ रखा। मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो फरहान ने अफसोस से उसे देखा, क्योंकि वो जानता था कि उन पत्थरों पर कुछ फर्क नहीं पड़ना। मुराद कैसा है? फरहान ने माथा मसलते हुए पूछा। बारान ने एक गहरी सांस भरी और बोला, अगले 72 घंटे अहम है, दुआ की ज़रूरत है। अल्लाह उसे हिम्मत दे, कुछ नहीं होगा उसे इंशाल्लाह। शेर है वो, शेर। फरहान बारान का शाना थपकते हुए बोला तो उसने सर हिला दिया। रात काफ़ी कठिन थी, जिंदगी का एक सियाबाब फिर शुरू हो चुका था। दोबारा? क्या? माजी का सियाबाब? नहीं, तो फिर अधूरा बाब। अधूरा? हाँ, अधूरा। क्या अधूरा? तारीख अधूरी। किसकी तारीख? मोहब्बत की तारीख। क्या है तारीख? स्याह है बहुत। है क्या? कहा तो अंधेर है। कुछ दिखा? नहीं, अंधेरे में सिर्फ एक चीज दिखी है। क्या? स्याह रंग। स्याह रंग? नहीं, मोहब्बत का रंग। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। फजर की आजानें हो चुकी थी, मगर सुल्तान हवेली में अभी तक गहरी खामोशी थी। हल्की रोशनी फैलने लगी थी जब गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और हातिम बाहर निकला। उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत थी, आंखें सुर्ख हो रही थी और रगें तन चुकी थी। उसके साथ दानीन थी, जो उसके तेवर देखकर बेहद परेशान थी। हातिम हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा और जोर से धक्का दिया। दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर मौजूद मुलाजमीन चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। हातिम के अंदर आते ही उसके कदमों की धमक पूरे हॉल में सुनाई दी। अब्बा हुजूर! उसकी आवाज गूंजी और हवेली के मकीने एक एक करके बाहर निकल गए। बहरोज साहब, हमना सुल्तान और दीगर लोग हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए बाहर आए। बहरोज साहब ने पेशानी पर बल डाले। ये क्या तरीका है हातिम, सुबह सुबह इस तरह हवेली में घुसने का? हातिम एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। तरीका? आपको तरीके की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अब्बा हुजूर, जब मेरी बहन को धक्के देकर घर से निकाला था तब कोई तरीका याद नहीं आया। हातिम, जबान संभाल कर बात करो। रुतबा सुल्तान ने आगे बढ़ते हुए कहा। जबान? हातिम ने तंजिया हंसी हंसी और झटका। क्या करूं? जबान बंद रखूं, जैसे आप सबने मेरी बहन के साथ जुल्म करके रख ली थी? उसकी नजरें एक एक चेहरे को घूर रही थी। क्या समझा था मुझे पता नहीं चलेगा? मैं खामोश रहूंगा? मेरी बहन को घर से निकाल दिया, उसकी वफादारी पर सवाल उठाए और सब मजे से सो रहे थे। उसने सामने रखा गुलदान उठाकर जमीन पर पटक दिया। शीशे की खिड़कियां दूर तक बिखर गईं। दानिन ने उसका बाजू थामा। हातिम, प्लीज। दानिन, तुम कुछ मत कहो।
हातिम ने दानी को रोकते हुए कहा। फिर वो दोबारा बहरोज साहब की तरफ पलटा। आप लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ आकर चुपचाप सुनूंगा? नहीं, मैं सुनने नहीं आया। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं इस हवेली को जमीन बोस कर दूंगा। हातिम, हद में रहो, बहरोज साहब गुस्से में बोले, जबकि शहरोज सुल्तान और आयशा सुल्तान सुकून से सोफे पर जा बैठी। हद? हातिम की हंसी में जहर था। हद तो आप सबने पार की है अब्बा हुजूर। और हाँ, याद रखिएगा, मुझे जान से ज्यादा अजीज है वो। उसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। ये कहकर वो तेजी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दानी ने एक आखिरी नजर हवेली पर डाली, जो अब भी खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी, और फिर वो भी उसके पीछे चल दी। हातिम को गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था, मगर अब उसका रुख अस्पताल की तरफ था। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।